Hello everyone, myself Anup Kushwaha and I welcome to you all on my YouTube channel Physics Scholar। तो लास्ट लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था और वीडियो के बहुत लेंथी हो जाने की वजह से ये दो टॉपिक को हम उसमें कवर नहीं किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इनके कौन कौन से फार्मूले हैं, मतलब इनका जो फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का वो क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और किसी भी दो वेक्टर का डॉट स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा न्यूमेरिकल्स में, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, पहली बात तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी की बात चल रही है। स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर, ये जो दोनों प्रोडक्ट आप देख रहे हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो वेक्टर का ही है, ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो वेक्टर का ही है। तो जो दो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका दो तरीके का प्रोडक्ट होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें इसका रिजल्ट जो आता है, फाइनल रिजल्ट, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे केस में इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर इन्हीं दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट हम करें और वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आए, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज के ही होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज का तो प्रोडक्ट आप बचपन में ही सीखे थे, सेकंड क्लास में आपने सीख लिया था कि 3 × 5 = 15 होता है, वो था स्केलर नंबर का प्रोडक्ट। लेकिन ये वेक्टर नंबर का या वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। रिजल्ट दो टाइप का हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, तो उसी के बेसिस पर ये दो नाम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है, सपोज आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके पास, और आपको इन्हीं दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, वो भी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर इन दोनों वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट करें तो वो कैसे किया जाता है, तो देखिए दो वेक्टर ये हो गए, इनके बीच में आप लगाते हैं डॉट, यानी डॉट करने के बाद इन दोनों वेक्टर का जो डॉट वाला प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर रिजल्ट देता है। इसी वजह से इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वो कितना रिजल्ट आता है, a डॉट बी इज इक्वल टू, तो मॉड ऑफ वेक्टर a एंड मॉड ऑफ वेक्टर b एंड कॉस ऑफ थीटा, जिसमें थीटा क्या है, ये थीटा जो है वो वेक्टर a और वेक्टर b इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। तो अगर एक वेक्टर ये है a और ये दूसरा वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा यानी डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आता है, तो मॉड ऑफ वेक्टर a यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर b यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और कॉस ऑफ थीटा जिसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। इस चीज को और आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप देखिए मॉड ऑफ वेक्टर a को सिंपली आप a बोल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर b को b बोल सकते हैं, तो a b कॉस थीटा। तो ये एक फार्मूला है दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट का। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, तो a b कॉस थीटा। यहां पर ध्यान रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट को ही, इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा हल्के से यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए a और b की जैसी वैल्यूज होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा रिजल्ट मिलेगा, और a और b की वैल्यूज के साथ साथ ये जो रिजल्ट है वो थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो आगे हम लोग जब अभी वेक्टर प्रोडक्ट की भी हल्की सी बात कर लेते हैं तो हम दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे कि किसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक टेबल बनाएंगे और वही टेबल आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये तो हुआ आपका स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी की तरह आप देखिए वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करें कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो वेक्टर हों a और b, बिल्कुल यही चीज है, सेम है, वही वेक्टर a और वेक्टर b है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट तो ऐसा होता है, बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता है, तो देखिए ऐसे होता है, वेक्टर a और वेक्टर b इनके बीच में हम क्रॉस लगाते हैं। तो जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो इस टाइप का होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर b और साइन ऑफ थीटा।
लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये एक वेक्टर रिजल्ट हो सकता है? जैसे यहाँ पर ये जो है इसका जो ये रिजल्ट आया वो एक स्केलर रिजल्ट है, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, और आप जानते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी तो एक नंबर ही होता है, तो ये भी एक मैग्नीट्यूड है। तो इसमें पूरा का पूरा सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। इस रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यानी अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखिए ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा लिखने के बाद अभी जो रिजल्ट आया है इसमें ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो पूरा स्केलर ही हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी आप नहीं, हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज तो होनी चाहिए जिसके पास डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिया जाता है एक यूनिट वेक्टर एन कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 होने से अच्छी बात यह है कि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और एन कैप एक वेक्टर है तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है या वेक्टर प्रोडक्ट की बात आती है तो उसका ये रिजल्ट होता है। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम याद रख सकते हैं आप। स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट आया, इसमें ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में स्थित हैं, जिस भी समतल में लाई करते हैं, उसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। अब जरा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, आखिर ये कैसे पता किया जाएगा इसका डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि हम अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाएं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस ये है और ये जेड एक्सिस ये है, यानी जो यहाँ पर जो प्लेन बनेगा, ये वाला पूरा सरफेस बनेगा, ये कौन सा प्लेन होगा? ये कौन सा प्लेन होगा? तो इसको हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो जो आपका एन कैप होगा वो, अगर मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए इधर है और आपका वेक्टर बी इधर है, ठीक, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो एन कैप किधर होगा? तो एन कैप को आपने बताया कि एन कैप जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में लाई करते हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो एक इनके और वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना हुआ यही तो प्लेन है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके परपेंडिकुलर ऊपर हो सकता है प्लस वाई डायरेक्शन, और इन्हीं के परपेंडिकुलर माइनस वाई डायरेक्शन भी तो हो सकता है। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन आता है कि एन कैप जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर है कि नीचे है, ये कैसे कंफर्म होगा? तो आप पहले तो यही याद रखिए कि एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में लाई करते हैं उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन की परपेंडिकुलर में ऊपर की नीचे या राइट या लेफ्ट जो भी कंडीशन बन रही है उसको पता करने का एक रूल होता है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से भी आप इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्सवेल्स स्क्रू रूल जो है उससे भी आप पता कर सकते हैं। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, तो हम आपको बता रहे हैं राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए ही आप कैसे आराम से इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप जानते हैं स्क्रू रूल क्या है, मैं मेंशन कर दूंगा, बट यही आप हमेशा फॉलो करिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे हम ये एन कैप का डायरेक्शन पता करेंगे? तो देखिए क्या करना है आपको। अगर मान लीजिए आपका वेक्टर ए इधर है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है जेड के डायरेक्शन में, और ये आपका वेक्टर बी है एक्स के डायरेक्शन में, ये एक्स है और ये ऊपर प्लस वाई है और इसके नीचे माइनस वाई है, और ए और बी से मिलकर जो प्लेन बना हुआ है वो ये प्लेन है। ठीक है, अब आपको कंफर्म करना है कि ए क्रॉस बी जब करेंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन किधर है, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। तो ऐसे में आप देखिए, अगर आपको वेक्टर ए में वेक्टर बी को क्रॉस करना है तो अलग रिजल्ट आएगा, और वेक्टर बी में वेक्टर ए को क्रॉस करना है तो अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है,
तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने इन फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है और ऐसा रखना है कि ये बेंड हो सके, ये कर्ल हो सके दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहां पर आप देखिए ये है वेक्टर ए का डायरेक्शन और ये है वेक्टर बी का डायरेक्शन। तो जरा आप देखिए कि अगर हम फिंगर्स को ऐसा रखना चाहते हैं कि हमारा ये जो फिंगर है वो वेक्टर ए से वेक्टर बी के डायरेक्शन में कर्ल हो सके, तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते क्योंकि ये तो बी के डायरेक्शन में चला गया है। तो ऐसे में हमको ये ऐसे करना पड़ेगा। यही है आपका वेक्टर ए, है ना ये, यानी आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। मान लीजिए कोई कमरे का सरफेस है तो उसमें एक डायरेक्शन है आपका ए, ये जो डायरेक्शन है मान लीजिए ये कमरे का ये जो साइड है वो वेक्टर ए है, ठीक है, इधर का साइड, और इधर का साइड जो है वो वेक्टर बी है। तो हमने ये क्या किया, वेक्टर ए के डायरेक्शन में इसको रख दिया और वेक्टर बी हमारा इधर था इस डायरेक्शन में। तो अब ये देखिए ऐसे बेंड होगा वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो अगर वो ए से बी के डायरेक्शन में बेंड हो सकता है तो ये जो थंब होगा वही डायरेक्शन होगा एन कैप का, या कह लीजिए कि ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर ए है, ये आपने वेक्टर ए के डायरेक्शन में इसको रख दिया, अब ऐसा रख दिया कि ये वेक्टर बी की तरफ बेंड हो सके। और क्यों ऐसा, क्योंकि हम वेक्टर ए में वेक्टर बी का क्रॉस करना चाहते हैं। तो जब वेक्टर ए में वेक्टर बी का क्रॉस करना चाहते हैं तो ए से बी की ओर बेंड करना है। अगर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए का क्रॉस करना चाहते हैं तो ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि बी से ए बेंड करना है, बी से ए, ठीक है। तो ये बी का डायरेक्शन था, बी के डायरेक्शन में हमने इसको रख दिया और ए का डायरेक्शन इधर था, तो इधर बेंड करने के लिए हाथ को ऐसे ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसे बेंड होकर इधर आएगा ए के डायरेक्शन में। तो बी से ए के डायरेक्शन में अगर ले जाएंगे तो ये थंब नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अनुसार अगर हम देखें वेक्टर ए अगर इधर है वेक्टर बी इधर है तो इसको हम बेंड करेंगे तो ये एन कैप का डायरेक्शन होगा। एन कैप कौन सा वाला एन कैप, किसके लिए, तो ए क्रॉस बी। आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन है। और अगर इसी का उल्टा करेंगे, बी से ए की ओर बेंड करने की बात करेंगे तो बी से ए के लिए ऐसे रखना पड़ेगा तो थंब नीचे चला जाएगा, यानी ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है, या बी क्रॉस ए में जो एन कैप आएगा ये रिजल्ट उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये भी जो है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करिए। इसी की हेल्प से आप आराम से ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा यानी यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसी फार्मूले को अगर मान लीजिए मॉड यहाँ पर हटा देते हो तो आप ऐसे लिख सकते थे ए, इसको बी और ये साइन थीटा और इसके साथ में एन कैप। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का। बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस पर बेस्ड खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखा जाए तो अभी आपने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था ट्रायंगल लॉ वगैरह तो ठीक है, जानना जरूरी है, कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। बट जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच ऊपर आते हैं, या यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के ऊपर आते हैं, या उन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो आपको यही वाला फार्मूला ज्यादा यूज करना पड़ता है, ये दोनों फार्मूले, ठीक है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब जरा हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगी, ठीक। तो एक टेबल बनाएंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज को साथ में ही कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दोनों ही हमेशा याद रहे कि किस एक स्केलर के केस में क्या होता है और वेक्टर के केस में क्या होता है। और इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दे दिया जाए तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। तो अभी आपने फार्मूला देख लिया है, अब आप देखिए इनकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इधर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इधर स्केलर प्रोडक्ट ये है, और नेक्स्ट ले लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग फार्मूले की ही बात कर लेते हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये बहुत स्पेशल, सिर्फ हम सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसकी बात कर लें जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रही है और इसका डायरेक्शन किधर है तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कौन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी की वैल्यू जितनी होती है बी डॉट ए की वैल्यू भी सेम होती है। बट क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते। तो सेम नहीं होते, कितने होते हैं, ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो अगर ए क्रॉस बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और ये अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्रॉस का मतलब, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है, बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसी तरह से और भी आप दे सकते हैं, जैसे एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दोनों के दोनों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कैसे, तो अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिखा वेक्टर ए डॉट और ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो ये जो डॉट है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, इसी तरीके से इधर अगर आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लें, ए क्रॉस वेक्टर ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी और प्लस में ए क्रॉस सी। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी की, कि इनके बीच का जो एंगल है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, और 90 हो जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है, और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने का मतलब कि उनको आप पैरेलल बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 कहिए आप, चाहे ये कहिए कि दोनों वेक्टर बिल्कुल पैरेलल हैं। तो अगर दोनों वेक्टर बिल्कुल पैरेलल हैं, दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा की जगह पर रखेंगे 0, तो यह आ जाएगा ए बी और कॉस 0 की वैल्यू 1, दैट मीन्स ए बी, और ये है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है कब, जब दोनों के दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप जरा देखिए कि ए क्रॉस बी करिए, अगर पैरेलल वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसीलिए पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब ये जो रिजल्ट आया यहां पर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर कभी आपको किसी वेक्टर को, दो वेक्टर को आपको दिखाना है कि दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो या तो आप ये पता करिए कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, तभी पैरेलल होंगे, या फिर आप ये भी दिखा सकते हैं कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रहे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने से ये कंफर्म नहीं होता कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर ये और ये इनमें से कोई 0 हो जाए तभी तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अगर a और b दोनों नॉन 0 हैं और ऐसे कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये थीटा की वजह से ही 0 आया होगा, थीटा की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखा सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि a और b सेपरेटली 0 नहीं होने चाहिए, नॉन 0 होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसी में देखें, थीटा इज इक्वल टू हम 90 का केस ले लें, यानी परपेंडिकुलर का केस ले लें कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए परपेंडिकुलर के केस में आप सॉल्व करिए, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो इसलिए ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो अब फिर से ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट हम इसीलिए कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ये जरूरी चीजें नहीं है, बट हमने पूरा कोशिश किया है कि हम साथ में आपको पूरा एक बार डिटेल में बताएं और उन चीजों को जरूर पॉइंट आउट करें जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये कि तो किसी को नहीं पता है, बट जो ज्यादातर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उनको हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर को आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दीजिए, अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाले केस में ये जरा देखिए कितना आ रहा है, a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए बी साइन, थीटा की जगह पर 90 रखेंगे,
एन कैप, और आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू 90 के लिए मैक्सिमम होती है, दैट इज 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी, जो कि ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो कि ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे आप ये कहानी सुने होंगे ना, 36 का आंकड़ा जानते हैं, दो लोगों के बीच में जब 36 का आंकड़ा होता है तो क्या होता है, जैसे आपका कोई एक दोस्त है और आप उसके साथ मान लीजिए, दोस्त कहने को दोस्त है, मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति है, तो जब आपको पता चलता है कि वो कुमार मित्तल की बुक से पढ़ रहा है तो आप उसी दिन कसम खा लेते हैं कि अब आज से हम जो है कुमार मित्तल की बुक से नहीं पढ़ेंगे, चाहे जो करना पड़े, हम एक्सीलेंट की बुक से पढ़ेंगे, हम एस एल अरोरा की बुक से पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, हम एस.सी. वर्मा से पढ़ेंगे, हम कुमार मित्तल से नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। तो ये ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में जैसे लगता है कि 36 का आंकड़ा है। कैसे, देखिए ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो ए डॉट बी मैक्सिमम आ रहा है, तो उसी टाइम ए क्रॉस बी 0 हो जा रहा है ना, इसी का उल्टा कर लीजिए आप। और दूसरे वाले केस में जब थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो ए डॉट बी जो है 0 हो गया, और जैसे ही ये 0 हुआ तो फिर अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब ये मैक्सिमम थे तो ये 0 थे, जब ये 0 थे तो ये मैक्सिमम है, ठीक है, इसी को 36 का आंकड़ा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर के लिए। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट करा जाए। और कौन सा प्रोडक्ट, तो डॉट भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें किसी वेक्टर का खुद के साथ, वेक्टर ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, सेल्फ हुआ ना, सेल्फ मतलब खुद के साथ, तो ए डॉट ए करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, आप जानते हैं ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट ए में इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, क्योंकि वही वाला वेक्टर है। और कॉस थीटा में जो थीटा होगा वो क्या होगा, तो आप देखिए दोनों वेक्टर अगर सेम हैं, अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज वेक्टर ए, तो अगली बार जो वेक्टर बनाएंगे वो भी तो यही होगा, वेक्टर ए, एकदम इक्वल वेक्टर। तो अगर ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर हैं तो इनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो अगर दोनों वेक्टर सेम हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 ही तो आएगा। और cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, यानी a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। और इसी चीज को अब देखिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो मॉड के फॉर्म में दिए रहते हैं, मॉड के फॉर्म में बहुत सारे न्यूमेरिकल, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, ऐसा एग्जांपल आपको मिलेगा मॉड ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका मॉड लगा होगा इज इक्वल टू लिखा होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, या इनके बीच में रिलेशन डेवलप करिए, या प्रूव करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आएंगे, जब मॉड आपको दिखेगा, वेक्टर के अलग अगल बगल मॉड लगा रहेगा, सिंगल वेक्टर भी हो सकता है और इस तरह से उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन टाइप का भी हो सकता है। तो ऐसे सवालों में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत होती है कि किसी भी वेक्टर के मॉड का जो स्क्वायर है वो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही मैं इसको जो है स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिए कि ए डॉट ए करने पर मॉड ऑफ ए स्क्वायर आता है। लेकिन अगर यही चीज हम यहां पर क्रॉस में करें तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो आएगा ए इंटू साइन ऑफ थीटा, सेम वेक्टर है तो 0 आएगा एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। यानी कि दो वेक्टर का जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो रिजल्ट 0 हो जा रहा है थीटा 0 होने की वजह से। बट जो उनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इसी वजह से यही सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ही आपको ध्यान रखना है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम हो गए तो थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा रिजल्ट, तो यही यहाँ पर हुआ है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आप जरूर याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स के बारे में। कौन कौन से यूनिट वेक्टर आपने देखे थे, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। आप जानते हैं आई कैप जो है वो एक्स के डायरेक्शन में होता है, जे कैप वाई के डायरेक्शन में होता है, और के कैप जो होता है वो जेड के डायरेक्शन में होता है। तो ये तीन आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। आर्थोगोनल का मतलब तीनों में से कोई भी अगर आप दो सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो ये जो
आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें या इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये जरा देख लेते हैं। देखिए, यानी हम बात कर रहे हैं आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। तो आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में देखिए, अगर हम यहां पर कर लेते हैं आई कैप, अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, या फिर आई कैप का किसी दूसरे जे कैप या के कैप के साथ करें। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, या फिर जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, या फिर के कैप डॉट के कैप करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, यानी सेम सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी ये तो वही वाली बात हो गई ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो इस वेक्टर के मॉड के या मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। और ये अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड या मॉड होगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो है इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। तो इसी तरह से आप जरा डिफरेंट करके देखिए कि अगर आई कैप आई कैप डॉट जे कैप करें तो क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिए आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 होगा, क्योंकि आई जो है वो एक्स के डायरेक्शन में होता है, जे जो होता है वो वाई के डायरेक्शन में होता है। एक्स और वाई बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसलिए आई कैप डॉट जे कैप करिए आप, चाहे जे कैप डॉट के कैप करिए, चाहे के कैप डॉट आई कैप करिए, इनमें से किन्हीं भी दो का पेयर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए ये रिजल्ट कितना आता रहेगा, 0 आता रहेगा। ठीक है, तो यूनिट आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में भी ये आप याद रखिए, इसमें से ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोनों है, बट ये ज़्यादा आपको देखने को कहीं मतलब डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करें या फिर कुछ और मतलब डिफरेंट के साथ करें। तो देखिए, आई कैप क्रॉस आई कैप आप करेंगे, या जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, या फिर के कैप क्रॉस के कैप करेंगे, तो यही वाली प्रॉपर्टी है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वेक्टर का 0 रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो अलग रिजल्ट आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया, और के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो ये तीसरा रिजल्ट हो गया। तो ध्यान रखिए कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो देखिए ए क्रॉस बी करने पर जो रिजल्ट आता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो इन दोनों के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप जब करते हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, वो भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी के कैप के इक्वल। और जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो आई कैप मिलता है, के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो जे कैप मिलता है। ठीक, अब ये थोड़ा सा याद करना आपको एक मतलब कठिन काम दिख रहा होगा कि इसको याद कैसे किया जाए कि आई कैप क्रॉस जे कैप के मिलता है। और एक बात और, यहीं पर जस्ट इसी का उल्टा अगर हम कर देते तो जे कैप क्रॉस आई कैप कर देते तो माइनस के कैप मिलता। यहाँ पर अगर के कैप क्रॉस जे कैप कर देते तो क्या आ जाता, माइनस आई कैप हो जाता। यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप कर देते तो क्या आ जाता, माइनस जे कैप। तो अगर इन यूनिट वेक्टर को अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप या के कैप क्रॉस आई कैप के फॉर्म में करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर इसी में से उल्टा इनको कर दिए, जे को पहले आई को बाद में, रिजल्ट तो वही मिलेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के माइनस के बराबर होता है। तो अगर इसको आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये बी क्रॉस ए है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद करने का जो एक सिंपल सा ट्रिक है वो क्या है, वो जस्ट आप ऐसे एक सर्किल बनाइए। आप यहाँ पर एक सर्किल बनाइए और इस सर्किल में यहाँ पर लिखिए आई कैप, उसके बाद जे कैप और उसके बाद के कैप। और जो एरो होना चाहिए, यहाँ पर जो एरो हमने बनाया वो कैसा है, ये एरो कैसा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी की सुई, तो ये बिल्कुल उसी का उल्टा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप और के कैप को रखें और इसी डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करें, इसी डायरेक्शन का मतलब क्या, आई कैप के बाद नंबर किसका आने वाला है, जे कैप का, तो मतलब हम आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, प्लस में मिलेगा। अगला, अगर हम जे कैप का के कैप, क्योंकि जे के बाद के आने वाला है, तो जे कैप के साथ के कैप का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा,
तीसरा वाला मिलेगा यानी आई कैप प्लस में। और अगर के कैप के बाद आने वाला यानी आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो तीसरा वाला मिलेगा प्लस में। ठीक है, तो यानी ये आप देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप है तो यहाँ पर के कैप मिला आपको, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो तीसरा यानी आई कैप मिलेगा, और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो तीसरा वाला यानी कि जे कैप मिलेगा। सिंपल सी बात। और ये भी आप याद रखिए कि ये तब आपको प्लस में आंसर मिल रहा है जब आप ये जो एरो का जैसा डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो ये आप याद रखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरीके से ये जितना भी टेबल पूरा बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसको आप याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की पूरी जान है इसमें। बस अब आपको छोटा सा एक बताना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो पार्ट में हम इसको सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड ए डॉट बी, और यहां पर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। एक क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि कोई वेक्टर ए गिवन है आपको, वेक्टर ए, और जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लें। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा कि अगर वेक्टर ए दिया हुआ आपको ऐसा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये आई कैप का कोफिशिएंट है, ये जे कैप का कोफिशिएंट है, ये के कैप का कोफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दूसरा वेक्टर भी गिवन हो तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यानी आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट के फॉर्म में आपने दोनों वेक्टर को लिख लिया। अब आपको इन दोनों का पता करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो देखिए ए डॉट बी जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखिए जरा अगर हम पहले वाले को पकड़ लें तो जब इसको आप पकड़ेंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। सिमिलरली इस वाले को पकड़ेंगे, इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद फिर प्लस करके इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, और इसको पकड़ेंगे, इसका भी तीनों के साथ होगा। तो जरा आप देखिए कि अगर आप पहले वाले को पकड़ते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट की जब बात करते हैं इस वाले टर्म को, तो जब इसको आप पकड़ के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप के साथ में आई कैप का डॉट मिलता है। और आई कैप डॉट आई कैप आप जानते हैं क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप कितना होता है, ये होता है 1। लेकिन इनके अलावा अगर आप आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0, और सेम वालों का क्या हो जाता है 1। तो अगर आप इसको जब लेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 बनेगा और ए एक्स इंटू बी एक्स आपको मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स। लेकिन जैसे इसको अगले वाले के साथ करेंगे तो ए एक्स इंटू बी वाई तो मिलेगा, बट आई कैप डॉट जे कैप मिलेगा जो कि 0 होता है। और इसी तरह से अगर इसको आप इसके साथ करेंगे तो ए एक्स बी जेड मिलेगा, लेकिन आई कैप डॉट के कैप मिलेगा जो कि 0 होता है। तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट करते टाइम की पॉइंट यही है कि डॉट प्रोडक्ट करते टाइम आप आई कैप और आई कैप के जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट है, उनका गुणा करिए, जे कैप और जे कैप का करिए, के कैप और के कैप का करिए, क्योंकि बाकी सारे टर्म में जो रिजल्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। सेम के केस में ये 1 बनता है और उस 1 की वजह से बच जाता है, और अगर डिफरेंट कहीं भी हुआ तो ये तुरंत जो है रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इस वजह से डायरेक्ट आप क्या करेंगे, देखिए ए एक्स इंटू बी एक्स रिजल्ट आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ से आएगा ए वाई बी वाई और प्लस यहाँ से आ जाएगा ए जेड बी जेड। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन, ये तो जनरल केस हो गया ना, क्वेश्चन आपका ऐसा गिवन है कि a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ऐसा दिया हुआ है और आपको a डॉट b पता करना है। तो a डॉट b कैसे आएगा, तो a डॉट b पता करने के लिए आई कैप और आई कैप के जो गुणांक हैं इनको आपस में गुणा करिए, जे कैप और जे कैप के जो है उनको करिए। के कैप का गुणांक यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या 0 इंटू के कैप मान सकते हैं इसको, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 0 हो गया होगा।
ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 × 3 6 आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, यही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए एक नंबर आया है ना, नंबर यानी स्केलर क्वांटिटी। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी आई, क्योंकि यही इसीलिए तो इसको बोला गया था A डॉट B को स्केलर प्रोडक्ट, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसकी स्केलर नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर A डॉट B पता करने का तरीका हुआ है। इसी तरीके से अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे पता किया जाता है, और यही पूरा केस लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि यही दोनों वेक्टर हैं, यही दोनों वेक्टर आपके पास हैं, और इन्हीं दोनों वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B पता करेंगे अगर, तो इसका मतलब कि इस पहले वाले टर्म को सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इस दूसरे वाले टर्म को सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तीसरे वाले को भी सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसमें मिलेगा आई कैप क्रॉस जे कैप, इसमें मिलेगा आई कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम 0 हो जाता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप वाला 0 हो जाएगा, लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप वाला के कैप बनेगा, और आई कैप क्रॉस के कैप वाला क्या बनेगा, माइनस जे कैप बनेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप अगर इस तरीके से, जैसे हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और कंपटीशन के एग्जाम में आप समझते हैं कि टाइम कितना कीमती होता है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, बट वो टाइम बाउंडेशन की वजह से, टाइम लिमिट की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे किसी काम की नहीं कि हम इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इसको आप सीख लीजिए, डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिख देना है। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप को लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। फिर आपके पास जो दोनों वेक्टर हैं जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, उसमें से पहले वाले वेक्टर में देखिए कि आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, आई कैप का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर ए एक्स है, और जे कैप का कितना है ए वाई, और के कैप का है ए जेड। बिल्कुल इसी तरीके से अगले वाले वेक्टर का भी लिखेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप याद रखिए कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, मतलब ये पूरा रो अगर हम बात करें तो ये प्लस में काउंट करेंगे अभी, है ना, इस तरह से, ये माइनस में, ये प्लस में। इसी तरह से अगर ऊपर ऐसे ऐसे देखें तो ये प्लस है, तो यानी यहाँ से भी प्लस दिखाना होता है, ये माइनस और ये फिर प्लस। ये एक्सपेंशन करने के लिए आप इसको याद रखेंगे कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। अब देखिए एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा। तो पहले अगर हम मान लीजिए आई कैप से स्टार्ट करते हैं, तो आई कैप जो है वो प्लस में होता है, तो प्लस आई कैप हुआ, और ब्रैकेट में देखिए आई कैप जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आई कैप को आपने सेलेक्ट किया, तो इसका ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, इसका ये वाला रो छोड़ दीजिए, तो ये 4 बच जाएंगे। जो 4 बचेंगे कौन कौन लोग, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, और उनको मल्टीप्लाई करिए आप कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस लगाइए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तो रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड, यहाँ हम लिख रहे हैं ए वाई बी जेड, माइनस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है, यानी बी वाई ए जेड, ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, ये हो गया, आई कैप के साथ जो रिजल्ट आना था वो आ गया। अब इसके बाद देखिए कि अगर जे कैप की बात करेंगे तो जे कैप तो माइनस होता है ना, इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंशन हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसको ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो जे कैप जो है माइनस में होता है, तो लिख दीजिए माइनस में जे कैप, और ब्रैकेट में जो रिजल्ट आएगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो जे कैप को आपने सेलेक्ट किया है, इसका ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, ये पूरा रो छोड़ दीजिए, है ना, ये पूरा रो छोड़ दीजिए, और ये पूरा बीच वाला कॉलम छोड़ दीजिए। क्या क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि ए एक्स इंटू में ये इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस करके इसको इससे, तो ए एक्स बी जेड और माइनस में बी एक्स ए जेड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में बचा हुआ है ये के कैप जो कि प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में के कैप लिख देते हैं, और के कैप जैसे ही आपने लिखा है क्या करेंगे, के कैप का कॉलम और के कैप का जो रो है उसको छोड़ देंगे, ये कॉलम पूरा छोड़ना है और ये पूरा रो छोड़ देना है। क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, मल्टीप्लाई इसी फॉर्मेट में करना है आपको, ए एक्स इंटू बी वाई, ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई और माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया इसमें एक चीज़ आप देखिए कि ये एक पूरा नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है,
और तीनों नंबर के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप और यूनिट वेक्टर के कैप है। तो आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को लिखने का ही तो ये तरीका होता था कि आई कैप, जे कैप और के कैप आता था। तो अगर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में कोई भी क्वांटिटी लिखी होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो रिजल्ट आया वो भी तो एक वेक्टर रिजल्ट है, और इसी वजह से ए क्रॉस बी को क्या बोलते थे, वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है उसको वेक्टर इसलिए बोला गया ए क्रॉस बी को, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में आया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये एक वेक्टर रिजल्ट आ गया है, इसी वजह से इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट मेथड बहुत हेल्पफुल है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है कि आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको इतना करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेता है ये, बट ठीक है, ये फिर भी सबसे आसान मेथड में से एक है। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका जल्दी से समझने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास जो वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये है वेक्टर ए। और जो वेक्टर बी है वो है आपके पास मान लीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस ओनली k कैप। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब कि आपको a क्रॉस b पता करना है। तो a क्रॉस b पता करने के लिए क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, i कैप, j कैप और k कैप लिखेंगे। i कैप, j कैप और k कैप लिखेंगे। आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है वो लिखिए। देखिए आई कैप का पहले वाले वेक्टर के लिए यहाँ 2, जे कैप में 3 और के कैप में 4। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा के कैप के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा। आप जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, जिसका मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं होता उसका मल्टीप्लाई कौन होता है, 1, भगवान नहीं 1। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के बेसिस पर सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, पहले इसको दिखाएंगे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस में कौन है, पहले सबसे पहले किसको लिखना है, प्लस में आई कैप। जैसे ये आई कैप आपने लिखा, ये पूरा कॉलम छूटेगा, इसका पूरा रो छूटेगा, तो आपको मिलेगा 3 × 1 यानी कि 3। फिर माइनस लगाते हैं, उसके बाद ये -4 × 4 यानी -16, तो -16 और ये माइनस मिलके +16। ठीक, चलिए जे कैप को माइनस में दिखाना है, माइनस ऑफ जे कैप हो गया तो इसका पूरा कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे। तो जैसे ये कॉलम ये रो छूटेगा तो 2 × 1 मिलेगा 2 और -3 × 4 मिलेगा 12। इसके आगे प्लस में आपको यहाँ पर मिलता है के कैप, तो प्लस में लिखेंगे के कैप। और के कैप जो है, जैसे आपने के कैप को सिलेक्ट किया तो ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, है ना, कॉलम छोड़ दीजिए और रो छोड़ दीजिए। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 × -4 यानी -8, फिर माइनस लगाएंगे 3 × 3 यानी कि 9। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका a क्रॉस b का रिजल्ट आ जाएगा। यानी a क्रॉस b इक्वल टू कितना आ गया, 16 + 3 19 और उसके साथ में i कैप, -2 - 12 यानी -10, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 10 के साथ में j कैप। और ये देखिए -8 - 9 -17 और प्लस में k कैप यानी -17 k कैप। तो यही हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का रिजल्ट। ये है a क्रॉस b। और अगर मान लीजिए आपको इसी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता करना हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करने का तरीका होता है स्क्वायर रूट के अंदर i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सबको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर i कैप का कोफिशिएंट यानी 19 स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट यानी 10 स्क्वायर प्लस k कैप का स्क्वायर कोफिशिएंट यानी -17 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। और उसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b का रिजल्ट जो आता है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा। तो देखिए आप ये फार्मूला जानते हैं ना, a क्रॉस b = a b sin थीटा और उसके साथ में n कैप। तो अगर आपको ये n कैप पता करना हो तो क्या कर सकते हैं, अच्छा n कैप अगर पता करना हो तो आप यही कर सकते हैं कि n कैप = ये देखिए a क्रॉस b और अपान में ये आ जाएगा a b sin थीटा, यही आएगा। लेकिन ऐसा है, आप ऐसे ना करके, आप जानते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करने के लिए आप उसके मॉड से या मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको यही फार्मूला बताया था कि अगर आपको a कैप पता करना है तो a कैप = वेक्टर a अपान मॉड ऑफ a। सिमिलरली अगर आपको इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है n कैप, तो n कैप = वेक्टर a क्रॉस b, है ना, वेक्टर a क्रॉस b और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b।
ये बिल्कुल देखिए इसी इसे मैच करता हुआ ये फार्मूला है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। तो हमको a क्रॉस b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना था n कैप, तो हमने a क्रॉस b को उसके मॉड से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो आपको a क्रॉस b भी पता है और मॉड ऑफ a क्रॉस b भी पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो n कैप मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा, पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें बेसिक थी, बट आज के लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा वो सब का सब मैथमेटिकल जो फार्मूलेशन आपने सीखा, कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या फार्मूले होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके लिए न्यूमेरिकल के पर्पज से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछला लेक्चर बेसिक के लिए था, तो आप उसको अगर पढ़ चुके होंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो काम है, ये प्रयास है, आपको पसंद आ रहा होगा। और आप लोग अपना सुझाव और जो फीडबैक है आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, हम उसके हिसाब से आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी पढ़े हैं यानी मैकेनिक्स 01 लेक्चर, मैकेनिक्स 02 ये लेक्चर, दोनों लेक्चर को मिला के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, इसके अलावा कुछ और भी जो आपको कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सके, वो सारे न्यूमेरिकल हम कलेक्ट करके ले आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।